Friends, I'm Ajit Singh, your SST teacher. So open your SST book, page number 7, first lesson of your book. The name of the chapter is Medieval India. मेडिवल का मतलब होता है मध्यकालीन। तो इस चैप्टर में हम मध्यकालीन इंडिया, मध्यकालीन भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लेसन को रीड करें, मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करूं, इससे पहले कुछ की टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हिस्ट्री में आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले है आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स क्या होता है? रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब अवशेष या वर्क और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। आर्ट का कोई भी वर्क हो, कला का कोई भी वर्क हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम आर्ट फैक्ट कहेंगे। इसको हिंदी में कलाकृतियाँ की भी कह सकते हैं। क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स वैसे तो इतिहास को कहते हैं। और रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर। ऑर्डर में जो इवेंट्स होते हैं उनका रिटन रिकॉर्ड्स को हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम मतलब अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमी कहते हैं। एपिग्राफी, साइंस ऑफ स्टडिंग इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ्स। इंस्क्रिप्शंस हो गए या एपिग्राफ हो गए, उनको पढ़ने के लिए जो जिस विज्ञान का यूज़ किया जाता है, जिस साइंस का यूज़ किया जाता है, उसे एपिग्राफी भी कहते हैं, जिसको हम पूरा लेख के नाम से भी जानते हैं। इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? इंस्क्रिप्शन होती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हो गए या रिकॉर्ड हो गए, रॉयल शाही घोषणा। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, घोषणाएं, उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम अभिलेख भी कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स एक विज्ञान है जो कि पुराने सिक्कों की स्टडी करते हैं। साइंस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मैटिस्ट वो पर्सन होते हैं जो कोइंस की स्टडी करते हैं, पुराने जो एनिशियंट कोइंस हो गए उनकी स्टडी करते हैं जो लोग, उन्हें न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। पॉलिटी, अ सोसाइटी एज अ पॉलिटिकल यूनिट मतलब राजतंत्र या सरकार। टेनेट। टेनेट का मतलब होता है बिलीफ, विश्वास। और ट्रैवलॉग, अकाउंट रिटन बाय ट्रैवलर्स विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्री से, उसका अपना जो भी वो यात्रा करते हैं, जहाँ पे भी वो जाते हैं उसके बारे में लिखते हैं। इसको ट्रैवलॉग्स को हम यात्रा विवरण भी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनिशियन, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हमने इस चैप्टर में रीड करना है, इसलिए हम मेडिवल पीरियड के बारे में ही इसमें रीड करेंगे। सबसे पहले हम विजिटिंग द पास्ट जो है इसके बारे में बता देता हूँ कि before we study about the grandeur of the medieval period of Indian history, let us quickly visit the past years to revise what we studied in class 6. We studied that history is divided into 3 periods. तो history को 3 periods, ancient, medieval, modern, इन 3 पीरियड में डिवाइड किया। तो वी स्टडीड अबाउट द एनिशियंट पीरियड लास्ट ईयर, तो दिस ईयर वी विल स्टडी अबाउट मेडिवल पीरियड। इस बार हम मेडिवल पीरियड के बारे में रीड करेंगे। तो व्हाट डज मेडिवल मीन इन हिस्ट्री? हिस्ट्री में मेडिवल पीरियड का मतलब क्या है? द हम तो द वर्ड मेडिवल स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज लोकेटेड इन द मिडल, सो द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एनिशियंट एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज द मीडियल और मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल का वैसे मतलब होता है जो मिडल में स्थित हो। तो जो पीरियड है, इसलिए जो पीरियड है जो एनिशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच में होता है उसको मेडिवल पीरियड कहते हैं। तो द डिवीज़न इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो ब्रीफली आपको बताऊँ कि अगर ये डिवीज़न है, ये उस पीरियड के जो सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्ट्रक्चर में जो बदलाव हुए, उस चेंजेस के से कोई बेस पे ये डिवीज़न किया गया है। In India, the medieval period ranges from the beginning of 8th century to the end of 18th century, that is for nearly 1000 years. इंडिया में जो medieval period को
टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड जो है वो, वैसे अगर हम पूरी मेडिवल पीरियड को बात करें तो 8th सेंचुरी मतलब 700 CE, CE का मतलब है कॉमन एरा, तो 700 कॉमन एरा से लेके 18th सेंचुरी मतलब 750 कॉमन एरा तक का ये मेडिवल पीरियड है। तो ये टोटल पीरियड अगर मिला के चलें तो नियर अबाउट 1000 ईयर्स, टोटल पीरियड ये 1000 ईयर्स का है। तो फॉर कन्वीनियंस इन्होंने जो हिस्टोरियंस थे, ताकि ये हिस्ट्री को अच्छी तरह से सुविधा के रूप में इन्होंने इस पीरियड को 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है। अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल जो पीरियड है ये 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी के बीच के पीरियड को अर्ली मेडिवल पीरियड कहा गया। इट मीन्स कि ये 700 CE टू 1200 CE के बीच के पीरियड को अर्ली मेडिवल पीरियड कहा गया। और इस पीरियड में जो पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूट, चोल और दूसरे राजपूत किंग्स थे उन्होंने रूल किया। और लेट मेडिवल पीरियड जो था, लेट मेडिवल पीरियड ये 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के मतलब के 1200 CE से 1750 तक रहा। इस पीरियड के दौरान जो तुर्क्स, अफ़गान और मुग़ल राजा जो थे ये पावर में आए थे। सो ऑन पेज नंबर 8 you have 2 MCQs, you will solve yourself, you will solve these 2 MCQs yourself on the basis of your reading and understanding. So next we will read India and its different names. इंडिया और उसके जो डिफरेंट नेम्स जो थे वो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। तो इन एनिशियन टाइम आवर कंट्री वॉज नोन बाय द नेम्स ऑफ जाम्बूद्वीप एंड भारतवर्ष। पुराने टाइम में हमारी कंट्री को जाम्बूद्वीप और भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। पारसीज की जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम ज़ेंड अवेस्ता है, उसने भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रेफर करने के लिए सप्त सिंधु का प्रयोग किया गया है, इस नाम का प्रयोग किया गया है। फिर जो फ्रेंच, थर्डली जो फ्रेंच प्रोनंसिएशन है हिंदू की वो है इंडे, जहाँ से इंग्लिश का वर्ड बना इंडिया, भारत के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। तो ये इंडिया वर्ड इंडे वर्ड से आया है, जिसका जो फ्रेंच थे वो हिंदू को इंडे प्रोनाउंस करते थे, जहाँ से इंग्लिश वर्ड इंडिया बन के आया। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में 13th सेंचुरी के आसपास मिनाजी सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। बाबर ने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रेफ़र करने के लिए हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, कि मेडिवल हिस्ट्री का महत्व क्या क्या है, इस पीरियड में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जो लेटर मेडिवल पीरियड सा द राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी, जो लेटर मेडिवल पीरियड था इसमें मुस्लिम जो डायनेस्टीज़ हम कहते हैं वंश को, मुस्लिम वंश के जो पावर में आए थे, जिससे कई कल्चरल दिस रिजल्टेड इन सेवरल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सचेंजेस। इससे कई जो हमारा संस्कृति में प्रभाव हुआ और कई हमने आदान प्रदान भी किया, एक्सचेंज भी हुए। दिस गेव टू राइज अ कल्चर दैट वाज ट्रूली इंडियन। तो इससे ऐसा कल्चर जो था वो उदय हुआ जो कि सच में इंडियन था, भारतीय था। नेक्स्ट इज जो द मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर मैनी सेंचुरीज। मुस्लिम रूलर्स ने हमारे देश में एक राजनीतिक स्थिरता, कई सदियों तक राजनीतिक स्थिरता बना के रखी। इससे पहले जो हमारी कंट्री थी छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे ट्राइब्स में, कम्युनिटीज़ में बटी हुई थी, जो आपस में लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो स्टेबल नहीं थी।
परंतु जब मुस्लिम डायनेस्टीज आई पावर में, इन्होंने पूरे देश को, कंट्री को एक किया और पूरी कंट्री में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। इसकी वजह से इसमें क्या हुआ, कॉमन पीपल वर वेरी हैप्पी, दे वर वेल लुक्ड आफ्टर, द मुगल एम्पायर सा एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड कंसोलिडेशन, टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप्ड। तो क्योंकि दूसरे जो रूलर्स फॉरेन इन्वेडर्स की तरह वो ये आके लूट के, और जो मुगल्स थे लूट के सिर्फ वापस ही नहीं गए बल्कि वहाँ पे बस गए, जिसके कारण उन्होंने वहाँ के लोगों की अच्छी तरह से देखभाल की, जिससे जो आम लोग थे बहुत खुश थे। और मुग़ल जो एम्पायर थे, इन्होंने हमारे देश के ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया, और नए नए टाउन्स डेवलप किए, नई नई सिटीज़ भी डेवलप की इस पीरियड में। फिर इन मेडिवल पीरियड में ओवरसीज ट्रेड फ्लोरिश्ड, जो दूसरे देशों के साथ हमारा व्यापार था वो बढ़ा, एक्सपोर्ट हुए, इंपोर्ट हुए, ठीक है जी, नए नए ट्रेडर्स थे, बिजनेस टेक्निक्स जो थी हमारी कंट्रीज़ में आई, तो इससे हमारे जो कल्चर और रिलीजन्स थे वो भी प्रभावित हुए। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड द भक्ति ऑफ सूफी मूवमेंट वर मोर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द मेडिवियल पीरियड। जो इस्लाम धर्म का जो स्प्रेड हुआ हमारी कंट्री में इस पीरियड के दौरान, भक्ति और सूफ़ी जो आंदोलन हुए थे, इस पीरियड की महत्वपूर्ण देन है। नेक्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोकेस्ड अ स्प्लेंडर लाइक नेवर बिफोर। आर्ट और आर्किटेक्चर इतने चमक में आए, इनका महत्व इतना शो हुआ क्योंकि जितने भी मुग़ल रूलर्स थे, वो औरंगज़ेब को छोड़ के जितने भी मुग़ल रूलर्स थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, जिससे जो फ्लोरिश हुआ, जो कभी नहीं ऐसा हुआ था किसी भी पीरियड में, एशियन पीरियड में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मुग़ल आर्किटेक्चर्स ने नए नए डोम्स बनाए, डोम्स का मतलब गुंबद, मिनारेट्स, मीनार बनवाए, कार्विंग करवाई, रेड सैंडस्टोन्स को और मार्बल्स को यूज़ किया। सबसे अच्छा एग्जांपल हम ताजमहल और रेड सैंडस्टोन्स के लिए हम एग्जांपल रेड फोर्ट को हम देख सकते हैं। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स भी थे इस पीरियड में आए जो बड़े बड़े महान राजाओं के दरबार में जो दूसरे ट्रैवलर्स थे वो आए, उन्होंने उनके राज के बारे में लिखा। एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ नो डेर्थ ऑफ सोर्स फॉर अ मेडिवल हिस्ट्री। तो जिसके कारण जो मेडिवल हिस्ट्री में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का हमें कमी नहीं है, अभाव नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस थी मेडिवल पीरियड की। अब हम बात करते हैं कि मेडिवल पीरियड के सोर्सेस कहाँ से, वो कौन से साधन है जहाँ से हमें मेडिवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड है जहाँ से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो टू सोर्सेज हैं। सबसे पहले है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। इन सोर्सेज के बारे में हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। अगर हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं और उनके सोर्सेज की बात करते हैं तो the medieval period saw an extensive use of paper which was cheap and therefore widely used to write extensive accounts। तो जो मेडिवल पीरियड था उस टाइम जो पेपर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि बहुत सस्ता था, बहुत चीप था, और इसलिए इसको बहुतायत मात्रा से यूज़ किया गया। कई तरह के जो एज अ रिज़ल्ट जिसके कारण कई मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर की गई, लिखी गई, इंफॉर्मेशंस लिखी गई उस पेपर पे, जिससे हमें कई तरह की जो वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें एशियन पीरियड की हिस्ट्री को बनाने में काफ़ी इनसे मदद मिली। नेक्स्ट इज़ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। जैसा कि हम आपको कहा गया था कि आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज मोनूमेंट्स लाइक
mosaic, temples, tomb, fort, art objects like painting and sculptures, inscriptions and coins, tools, utensils, ornaments and jewels of the period are available to us। तो ये सभी जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। जितनी भी मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स हो गई, मोसेक हो गई, टेम्पल्स, टॉम्ब्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, आर्ट ऑब्जेक्ट हो गई जैसे कि पेंटिंग और स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस हो गई, कॉइन्स हो गए, अलग अलग तरह के टूल्स, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, गहने या जेवल्स हो गए। ये जितने भी उस पीरियड के अवेलेबल हैं वो सभी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। अब आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। मोनूमेंट्स क्या होते हैं? मोनूमेंट्स ओल्ड टेम्पल्स, मोसेक, प्लेस, फोर्ट्स, टॉम स्टोन्स और क्लॉक टावर्स, ये सभी को, इन सभी को हम मोनूमेंट्स कह देते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, द ताजमहल, फतेहपुर सीकरी एंड द फतेहपुर सीकरी इन आगरा, रेड फोर्ट इन दिल्ली, बृहदीश्वरा टेम्पल इन तंजावर, ये इनके मोनूमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये जो मोनूमेंट्स हैं ये रिलीजियस और फॉरेन इन्फ्लुएंस की जो विदेशी प्रभाव था और धार्मिक बदलाव था उसको ये शो करते हैं। अब कार्विंग एंड स्कल्पचर शोकेस क्रिएटिव स्किल्स ऑफ आर्टिशियंस। उन मंदिरों पे जो कार्विंग की गई है, कला की गई है, वहाँ के आर्टिशियंस की स्किल्स को दिखाती है। और उस टाइम किस तरह का कस्टम्स थे, किस तरह के रीति रिवाज थे, लोगों की खाने की हैबिट क्या थी, फूड हैबिट क्या थी, किस तरह की ड्रेसेस पहनते थे, किस तरह की ज्वेलरी पहनते थे, उस समय के लोगों का हेयर स्टाइल एक्सेट्रा, इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस है उनकी कार्विंग से हमें पता चल जाती है। फिर हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? इंस्क्रिप्शंस consist of religious instruments or records of royal proclamation and gifts to temples and villages। जो इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, जो धार्मिक इंस्ट्रक्शंस होगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होगी, या जो शाही घोषणा, प्रोक्लेमेशंस का मतलब घोषणा होगी, शाही घोषणा हो गई, इनको रिकॉर्ड्स को, और जो भी गिफ्ट टेम्पल्स को दिए गए या विलेजेस को दिए गए, उनके जो रिकॉर्ड को हम इंस्क्रिप्शंस कह देते हैं। They are found on walls of red forts, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, and palace walls of Rajputs। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये रेड फोर्ट की जो वॉल्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ताजमहल की जो वॉल्स हैं, फतेहपुर सीकरी जो मोनूमेंट्स हैं उनकी वॉल्स पे ये पाए जाते हैं। जो राजपूत्स ने अपने पैलेसेस में वॉल्स बनवाई थी उन पे ये इंस्क्रिप्शन गुदवाई गई थी। तो सम इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड a list of various rulers of dynasty which is a valuable source of particular dynasty। कुछ जो इंस्क्रिप्शन है उन इंस्क्रिप्शन में हमें लिस्ट मिलती है एक ही डायनेस्टी के अलग अलग रूलर्स की, जो कि एक पार्टिकुलर डायनेस्टी के इंफॉर्मेशन हमें जिससे पता चलती है। जिस तरह से हम अगर ताजमहल की बात करते हैं या रेड फोर्ट की बात करते हैं, वहाँ पे वॉल्स में पूरी मुग़ल डायनेस्टी की, सबसे पहले हमारे बाबर आए, उन्होंने ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो ये सभी इंफॉर्मेशन वहाँ की दीवारों पर गुदवाई गई हैं, जिससे हमें मेडिवियल पीरियड के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हम बात करते हैं कोइंस की। तो कोइंस किस तरह से हेल्पफुल है, कोइंस किस तरह से हमें हेल्प करते हैं मेडिवियल पीरियड में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। जैसे कोइन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेम्स एंड रूलिंग पीरियड ऑफ किंग। जो कोइंस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं ये पहचानने में कि उस टाइम या उस पार्टिकुलर टाइम पे किस किंग, कौन सा किंग रूल कर रहा था। कोइंस आल्सो हेल्प अस इन नोइंग द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर्स। कोइन हमें इस बात में हेल्प करते हैं कि कौन सा एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था।
एंड द प्रेजेंस ऑफ coins इन द फॉरेन लैंड्स इंडिकेट्स ट्रेड विद them। और जो दूसरी फॉरेन विदेशी धरती पे उन कोइंस का मिलना इस बात को दिखाता है कि वहाँ पर दूसरे कौन कौन से देशों के साथ हमारे ट्रेड लिंक थे, कि जो ट्रेड किन किन देशों के साथ हम ट्रेड किया करते थे। तो यहाँ पर वंडरफुल टू नो आपको कीवर्ड्स में भी आपको बताया गया था कि न्यूमिस्मैटिक्स एक साइंस होती है जो कि कलेक्शन और कोइंस की स्टडी करती है। जो पर्सन ये काम करता है उसको न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। सो नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट on page number 11 chronicles होते हैं। chronicles are written records of events arranged in order in which they happened। chronicles एक written record होता है उन events का, एक proper order में लिखे जाते हैं। ठीक है, हम जैसा कि आपको बताया था chronicles का मतलब होता है इतिहास जो कि एक ऑर्डर में लिखा गया हो। तो कुछ क्रॉनिकल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि राज तरंगिणी कलहन ने ये लिखी थी हिस्ट्री में, जो कि कश्मीर के किंग्स थे। ये हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में राज तरंगिणी ये कलहन के द्वारा लिखी गई थी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये ज़ियाउद्दीन बरहानी ने लिखी थी। ये रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल राइन ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये जितने भी सुल्तान थे दिल्ली के फ़िरोज़ शाह तुगलक तक की हिस्ट्री इन्होंने लिखी है तारीख़ी फ़िरोज़ में। आगे है तारीख़ी फ़रिश्ता, ये फ़रिश्ता ने लिखी थी। ये भी दिल्ली सुल्तान्स के बारे में लिखी गई थी फ्रॉम द टाइम ऑफ तुर्क्स टिल द 17th सेंचुरी। जब तुर्क से लेके 17th सेंचुरी तक की हिस्ट्री इन्होंने इसमें लिखी है क्रॉनिकल्स में। आगे है खिज़ानुल फतह एंड तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो ने लिखी थी। टेल अस अबाउट द राइन ऑफ खिलजीज एंड तुगलक्स, तो अमीर खुसरो ने लिखी थी जो हमें जहाँ से हमें खिलजीज और तुगलक्स के राज के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं हम ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ के बारे में। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स। तो ऑटोबायोग्राफी होती है कोई खुद का अपने बारे में जो लिखी होती है उसको हम ऑटोबायोग्राफी, जब कोई दूसरा किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं मेडिवल पीरियड में जो लिखी गई। सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी थी फ़तहुत-ई-फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने बारे में अपने जीवन काल के बारे में लिखी थी। इसी तरह से बाबरनामा जो था ये बाबर ने लिखी थी। इसी तरह से ताज़ुकी जहांगीरी ये जहांगीर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो ये कुछ बायोग्राफीज़ थी जो मेडिवल पीरियड में लिखी गई, जहाँ से हमें मेडिवल पीरियड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन ऑटोबायोग्राफीज़ से हमें मिलती हैं। फिर कुछ इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़ भी थी जो कि मेडिवल पीरियड में लिखी गई, जैसे कि पृथ्वीराज रासो बाय चांद बरदाई। पृथ्वीराज रासो लिखी थी चांद बरदाई, ये चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान के जो एडवेंचर थी उसके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता देती है ये बायोग्राफी। आगे हमायूनामा ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये मुग़ल एम्परर हुमायूं के राज के बारे में डिटेल हमें इंफॉर्मेशन बताती है। नेक्स्ट इज़ अकबरनामा जो था ये अबुल फजल ने लिखा था, जो कि हमें इन्फॉर्म करता है अकबर राइन के बारे में। अकबरनामा बाय अबुल फजल इन्फॉर्म्स अस अबाउट द इवेंट्स ऑफ एम्परर अकबर्स राइन। तो अकबर के राइन के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे ही तारीख़ी शेर शाही ये अब्बास शेरवानी ने लिखी थी। ये शेर शाह सूरी की बायोग्राफी है जिसके बारे में हमें पता चलता है। अब हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर पेज नंबर 12 में हम
आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट द मेडिवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 8th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। जो मेडिवल पीरियड है वो 8th सेंचुरी से शुरू होकर 18th सेंचुरी पे ख़त्म होता है। द टू मेन सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी रिसोर्सेज। तो जो टू मेन सोर्सेज हैं मेडिवल हिस्ट्री के वो दो हैं, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। थर्ड वन इज द मेडिवल हिस्ट्री इज नोन फॉर मैनी पावरफुल डायनेस्टीज that ruled Hindustan and their interest in culture, tradition, literature and architectural design। जो मेडिवियल हिस्ट्री है वो पावरफुल डायनेस्टीज़ के नाम से भी जानी जाती है जिसने हिंदुस्तान पे रूल किया और उनकी जो इंटरेस्ट थे कि कल्चर में, इन ट्रेडिशन में, लिटरेचर में, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में उनका क्या क्या इंटरेस्ट थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरियंस मेक यूज़ ऑफ सोर्सेज सच एज कोइंस, इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल इंफॉर्मेशन दैट आर इन अबंडेंस। जो हिस्टोरिकल्स होते हैं वो कोइंस की हेल्प से, इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स, आर्किटेक्चर स्टाइल, जो भी रिटन रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं, पॉलिटिकल या सामाजिक इंफॉर्मेशंस कि जो कि बहुतायत मात्रा में हमें मेडिवल पीरियड से मिलते हैं, वहाँ से हिस्टोरियंस जो है ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फुल चैप्टर। योर एक्सरसाइज एंड MCQs और बुक वर्क विल बी सून सेंड्स। इससे पहले आप इसका बुक वर्क जो है खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। खुद सोल्व करने के बाद आप इसे मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसका बुक वर्क है आपको सोल्व जो बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।